हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करूंगा कि सब दोस्त जो हैं वो एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस शुभ दिन में। बढ़िया। स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सब, बढ़िया हैं सब। तो तैयार हैं आज की क्लास के लिए आप सभी। इस क्लास में हम मेरे भाई जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं, और कोशिश रहेगी कि कुछ बीच में करंट अफेयर्स जो हैं वो भी आपके हो जाएंगे। क्लियर। बाकी इसके रिलेटेड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी एज इट इज़, तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। इनॉर्मस लर्निंग करके टेलीग्राम का नाम है। तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है वो क्लास के बाद मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेरी होगी तो वो क्लास के बीच में ही आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो गैर डांस जो है वो किस कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, वहां से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक अलग से व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पे सिर्फ करंट अफेयर्स ही मिलते हैं डेली बेसिस पे, तो आप वो भी ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। क्लियर। तो बताएंगे जल्दी से, कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ आंसर्स आपको आते होंगे वो साथ साथ में देते जाएंगे। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। तो गैर डांस की बात की जाए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल होता कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में होता है, सिंपल सा है। और वहाँ की कौन सी कम्युनिटी जो है वो इस डांस को परफॉर्म करती है। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा, तो बिल कम्युनिटी जो है ये इस डांस को परफॉर्म करती है। बिल कम्युनिटी के द्वारा और कौन कौन से डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो गवारिया, हाथीमाना और गैर डांस, ये जो है ये इस कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर। बाकी ये कुछ वहाँ के फोक डांस हैं। घूमर, घूमर नहीं घूमर होगा यहाँ पे, ठीक है, आर कर लीजिएगा, घूमर डांस। तो ये कुछ वहाँ के राजस्थान के क्या हैं, फोक डांसेस हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह बच जाए, कोई चीज़ समझ ना आए तो बता दीजिएगा। क्लासेस जो है वो हो सकता है कि आपको लगे थोड़ी थोड़ी जल्दी जो है वो चलेंगी, क्योंकि टाइम जो है वो कम बचा हुआ है, जो सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जी एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अभी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना अपना। नोट्स बनाने का टाइम जो था वो चला गया है, अभी आप इन्हीं पीडीएफ से सीधा सीधा पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैसाखी फेस्टिवल जो है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है। मेन मनाया तो सभी में जाता है, यहां पे मेजर वर्ड जो है इसका इस्तेमाल किया गया है कि मेजरली किस राज्य में जो है बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड और त्रिपुरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, या फिर तमिलनाडु और केरला। मोस्टली बैसाखी जो है वो कहाँ मनाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है। तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं, नॉर्थ इंडिया के स्टेट। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ मोस्टली बच्चे बढ़िया। क्लास अगर दोस्तों अच्छी लगेगी तो सभी बच्चे जो हैं एक बार क्लास को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्त जो तैयारी करते हैं उनके साथ भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जो भी बच्चे गए हैं इनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं भी चीज़ का समझ आता तो आप इस तरह से भी इसे टैकल कर सकते थे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, वो तो अभी आपको लास्ट टू लास्ट करवाया है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और क्यों हुआ था, वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी मनाने के लिए। कौन सी जगह थी, अमृतसर था। अमृतसर कहाँ पे आता है, पंजाब में आता है। तो वहां से भी आप एक थोड़ा सा आइडिया जो है वो ले सकते थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के रिलेटेड से, ठीक है, कि बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, पंजाब और हरियाणा में जो है वो मनाई जाती है। नेक्स्ट। At which Olympic Games did India win a gold medal for its first time? भारत ने कौन से ओलंपिक्स में पहला अपना गोल्ड जो है वो जीता था। कौन से ओलंपिक्स में भारत ने अपना पहला गोल्ड जीता था भाई, आंसर आने दीजिएगा अगर मालूम होगा तो। और ये जीता किस में था, ये हॉकी में जीता था ना, हॉकी में जीता था, और ये टीम बेस्ड था। हॉकी जो है वो ये टीम बेस्ड होती है, तो हॉकी में जीता था। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहे हैं आप ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा था, हॉकी में जीता था। लोकेशन और इसके रिलेटेड मेजर ध्यानचंद जो है इनका नाम याद रखेंगे, इन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि विजार्ड ऑफ हॉकी किसे कहा जाता है, विजर्ड। तो
मेजर ध्यानचंद याद रखेंगे नाम आप, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए इन केस की फाइनल जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो इंडिया के साथ ओपोनेंट कौन था, नीदरलैंड। कौन था ओपोनेंट में, नीदरलैंड जो है ये ओपोनेंट में था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। 2011 के हिसाब से भारत की सेंसस जो हुई थी, जनगणना, उसमें लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है वो कितना था। इंडिया का पूछा है। आपको मैंने मेल्स का भी याद करवाया हुआ है, फीमेल का भी याद करवाया हुआ है, इंडिया का भी याद करवाया हुआ है, ये सब चीजें याद करवाई हुई हैं। तो गलती इसमें जो है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए इसी के साथ साथ मेल्स का भी बताएंगे मेरे भाई, और मेल्स के साथ साथ फीमेल्स का भी बताएंगे। ये आपके दोनों होमवर्क के क्वेश्चन हैं। ये बताएंगे कि इनमें कितना कितना जो है लिटरेसी रेट इनका है। बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी वाले जो है बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 74.0%, ठीक है, 04 आएगा इसके आगे। तो इतना जो है ये आ जाएगा किसका, इंडिया का लिटरेसी रेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 74% के साथ। मेल की बात करेंगे तो मेल्स का कितना आ जाएगा, 82.14, ठीक है, 82.14 जो है वो मेल का लिटरेसी रेट आ जाएगा, 82.14%। ये आगे जो है ना, ये पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ये नंबर भी याद रखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि ये नंबर में ऐसे पॉइंट्स में ही आएगा। और फीमेल की बात करेंगे तो 65.46% जो है ये फीमेल का आ जाएगा। कौन सी स्टेट है जिसका हाईएस्ट था और कौन सी स्टेट है जिसका लोएस्ट लिटरेसी रेट था। हाईएस्ट किसका था और लोएस्ट किसका था, ये एमटीएस में क्वेश्चन आया था सर। आएंगे ये लिटरेसी रेट के, और लिटरेसी रेट बोल रहा हूं, ये सेंसस के क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। ये आपको बार बार इसलिए क्वेश्चन रटवा रहा हूं कि ताकि भूलो ना आप, ठीक है। केरला एंड बिहार, बहुत बढ़िया, केरला एंड बिहार, शाबाश, ठीक है। ये दो थे, केरला का जो था वो हाईएस्ट था, बिहार का जो है वो लोएस्ट था। आगे देखेंगे इसके रिलेटेड, ये इसका आंसर रहा, ठीक है। लिटरेसी रेट 24% के हिसाब से हाईएस्ट केरला का, लोएस्ट बिहार का, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कि यहां पे बात की गई है डीपीएसपी की। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये किस प्रोविजन में आते हैं दोनों। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, ठीक है, इन दोनों में कौन सा प्रोविजन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम। टोटल पॉपुलेशन इन कश्मीर, फीमेल मेल्स, बढ़िया। टोटल पॉपुलेशन पे तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। अगर पूछेंगे तो वो ऐसे हो सकता है इंडिया का बेस पे पूछ लें कि कितनी है, 141 करोड़, 42 करोड़, 45 करोड़, उस तरह से पूछ सकते हैं। उसके सिवा आई डोंट थिंक कि ऐसा पूछेंगे वो, है ना। चलिए इसका बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5वां, कि कौन सा जो है प्रोविजन जो इन दोनों पार्ट जो है इन दोनों प्रोविजंस में आता है। जल्दी जल्दी आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, बढ़िया, ठीक है। तो देखो, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के साथ जो जो बच्चे गए हैं इनका आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। कम बच्चों का आंसर आया है बट कोई बात नहीं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है और इसमें भी आता है, क्या दूसरा क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अब एक चीज देखिएगा, ये दोनों आते भी एक साथ हैं, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना। पार्ट 4 में क्या आता है और पार्ट 4A में क्या आता है, ये दोनों मिलते जुलते ही आते हैं, पास पास में आते हैं, ठीक है। तो पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 में आएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट 4A में क्या आएगा, यहां पे आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगे, ठीक है। ये डीपीएसपी जो है ये किसके लिए काम करती है, तो डीपीएसपी काम करती है स्टेट के वेलफेयर के लिए, ठीक है। स्टेट का वेलफेयर जो है उसमें ये काम करती हैं। डीपीएसपी के रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड पूछा जाता है कमेटी एक, तो स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखेंगे। क्या, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये याद रखेंगे, ये मोस्टली पूछी जाती है, ठीक है, मोस्टली ये पूछी जाएगी। क्लियर यहां तक चीजें, बढ़िया। बाकी आगे आर्टिकल 51A इसमें मेंशन किया गया है कि
ड्यूटीज जो होती हैं एक सिटीजनशिप की, कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को, इन सभी चीज़ों को क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना और इनकी प्रोटेक्शन करना, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हुई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या आता है कि मान लीजिए जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं इंडिया के, उनकी रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं कि हमें इनकी रिस्पेक्ट जो है वो करनी ही चाहिए। क्लियर? चलिए आंसर इसका लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बंगाल गैजेट के रिलेटेड, हिक्की बंगाल गैजेट के रिलेटेड बता चुका हूं आपको, है ना। अब इंडियंस न्यूज़पेपर जो है इंपॉर्टेंट, ये भी देखने पड़ेंगे। तो बात करेंगे इंडियन ओपिनियन की, कि इंडियन ओपिनियन जो है इसके फाउंडर कौन है। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर जो है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी के साथ ज्यादातर बच्चे और कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, आंसर सभी के देखना चाहूंगा यार, बताओ जल्दी से आंसर बताओ, क्या क्या आंसर आपके। ठीक है, बी और ए में कंफ्यूज हैं बच्चे। बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मुबारक हो, मोए मोए हो चुका आपका, -1.25 आपके खाते में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है न्यूज़पेपर, तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। क्लियर, महात्मा गांधी जो है बिल्कुल सही। इसको आगे और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में किया गया था, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और इंग्लिश में, इन सभी लैंग्वेज में इसे ऐड ऑन किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, यूनियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हाँ, कोस्टल लाइन होती है, कोस्ट लाइन होती है जो समुद्री तट के किनारे पर आती हैं, जिनके साथ में समंदर का एरिया जो है लगता है। जैसे आपको थोड़ा समझाने के लिए ड्राइंग अपनी मैं प्रदर्शन करता हूं अपनी ड्राइंग का ना। ये देखो, ये सी है, यहां पर भी सी है, ठीक है, इसके नीचे नीचे मान लीजिए यहां तक सी है। अब इतने सारे एरिया में पानी है ना, तो ये वाली जो बाउंड्री है ये, तो ये क्या आएगी, कोस्टल लाइन आएगी। तो इन्होंने पूछा है कि कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इसके साथ कोस्टल लाइन के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो बनाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बनाती हैं, कितनी बनाती हैं, इनका नाम बता दीजिएगा जल्दी से। नाम तो नहीं जानने की जरूरत है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त आ रहे हैं आंसर आपके तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे जो हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, 9 स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जो बाउंड्रीज बनाती हैं। आगे इनके रिलेटेड चीजें लिखेंगे, यहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम याद रख लेंगे, यूटीज का। स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्य हैं। इसके सिवा यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, और दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव, ये इसमें ऐड नहीं किया है, 4 हैं। ठीक है, दादरा एंड नागर एंड दमन एंड दीव। ये दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर पहले पहले अलग थे, बट अभी ये दोनों जो हैं वो एक कर दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ऐड होती है कि सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो कौन से राज्य की होती है, तो सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो गुजरात की आएगी। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, तो वो आएगी आंध्र प्रदेश की। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, तो वो आएगी तमिलनाडु की। पूछा जाए कि सबसे छोटी किसकी है, तो सबसे छोटी बाउंड्री जो है वो आएगी किसकी, गोवा की। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, GAT, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, गैट करके बाउंड्रीज के मामले में ना। सबसे बड़ी जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। क्योंकि मोस्टली जो पूछे जाएंगे पहले 3 ही पूछे जाएंगे, जब पहले 2 पूछे जाते हैं, इनके सिवा ज्यादा नहीं पूछे जाते, है ना। तो ये GAT करके आप मेरे भाई सब दोस्त याद रख लेंगे, बाउंड्रीज किसकी बड़ी हैं किसकी छोटी हैं। यहां तक क्लियर है। एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट लिखवा दूं यार, लिखो, ये मिटा देता हूं ना समंदर वगैरह, क्योंकि इनमें डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। अगर पूछा जाए कि टोटल जो है बाउंड्री लाइन जो है, कोस्टल लाइन
टोटल पूछ ली जाए कि कितनी है, ठीक है, तो 7,516 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो इसकी नहीं टोटल आ जाएगी। फिर मेन लैंड की अगर पूछ लिया जाए कि मेन लैंड जो है विदाउट आइलैंड, ठीक है, मेन लैंड बोले तो विदाउट आइलैंड 5,422 किलोमीटर की इसकी आ जाएगी। फिर आइलैंड्स की अगर पूछ लिया जाए, सिर्फ आइलैंड्स की, ओनली आइलैंड की, तो आइलैंड की पूछा जाए तो वो आएगी लगभग 1100 1200 के करीब करीब। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को आइलैंड का, ये आइलैंड का कंफ्यूजन है, इसको मैं स्किप कर देता हूं, ठीक है। इतना याद रखिएगा, मेनलैंड और इसका बाकी आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे अपडेट देता हूं, इसका जो आइलैंड्स की बाउंड्री है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है ना सभी को? यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम। भारत का जो अधिकतर पार्ट है, ठीक है, वो रेनफॉल किस से किस महीने में जो है वो लेता है, मतलब होती है वहां पे रेनफॉल। बारिश कौन से महीनों में ज्यादा होती है इंडिया में? मार्च से जून के बीच में, जून से सितंबर, या फिर अगस्त नवंबर, या फिर नवंबर से फरवरी। देखो सिंपल सा आप एक तरीके से गैस कर सकते हैं, ठीक है। जो रेनी सीजन आता है उसमें होती है, रेनी सीजन सर्दियों में तो आता नहीं है, नवंबर जो है इस टाइम पीरियड में सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तो आप यहां से ऑप्शन नंबर सी को जो है हटा सकते हैं। यहां पर भी नवंबर है, नवंबर से फरवरी तो फुल विंटर रहती है, पूरी सर्दी रहती है ना, तो आप इसको भी हटा सकते हैं। ये दो ऑप्शन तो आपको इलिमिनेट हो गए, इजिली इलिमिनेट हो गए आपके, ठीक है। फिर जो आता है सीजन, वो आता है जून से सितंबर के बीच का। मोस्टली ये जो एरिया है, ये टाइम पीरियड जो आता है, इसमें मोस्टली रेनफॉल जो है रिसीव होती है। भाई मैंने तो 20 नवंबर को पढ़ा था लेजेंड, एक दिन पहले। क्या 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 मतलब? थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया करो, है ना, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया करो जो चीज बताते हो। तो देखो जहां पे सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं की जा रही है। देखो आप मत ऐसे सोचो कि जम्मू कश्मीर का है, अगर आप सिर्फ ऐसे बोलोगे जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर में जून में तो बारिश होती ही नहीं है भाई, ठीक है, जून जुलाई में तो बारिशें होती ही नहीं है। जम्मू कश्मीर का नहीं, यहां पे देखो एक चीज मेरे भाई, यहां पे इंडिया मेंशन है, इंडिया, ये देखो, ठीक है। यहां पे उन्होंने पूछा कि इंडिया में, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में, ज्यादातर भारत के हिस्से में किस वर्ष में, किस महीने में जो है वो रेनफॉल अडॉप्ट की जाती है, ठीक है, ये चीज पूछी गई है। कोई अगर आपको डाउट है तो बताइए, कोई बात नहीं, डाउट क्लियर होगा। पार्ट ए नहीं, पार्ट ए आंसर नहीं होगा, पार्ट बी, ठीक है, जून से सितंबर जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। इसमें जो है मोस्टली रेनफॉल होती है, ठीक है। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है, करेक्शन देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following heritage site has the Dravidian style of architecture? दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सा जिसमें कि द्राविडियन स्टाइल की आर्किटेक्चर यूज हुई है, ठीक है, द्राविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर जो है वो यूज किया गया है। इंडिया मोहसिन राव, जम्मू रियासी, ठीक है सर, मतलब लेजेंड एक दिन पहले पढ़ता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप बोल रहे हो कि मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा, ये बोल रहे हैं क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम्पी इज द राइट आंसर, हम्पी इसमें जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और हम्पी एक यूनेस्को की साइट भी है, इसको याद रखेंगे, हम्पी इज द राइट आंसर। हम्पी में जो है ये द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 के सेंसस के ऊपर एक और क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है, यहां पर फीमेल्स जो है मेल्स के मुकाबले ज्यादा हैं। होता क्या है मोस्टली कि मेल जो है, मेल्स पुरुष जो है उनकी संख्या ज्यादा होती है और फीमेल्स की संख्या कम होती है। बट यहां पे क्या है, यहां पे उल्टा हो गया है, यहां पे फीमेल की ज्यादा है और मेल्स जो है उनकी संख्या कम है। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में आएगा ये? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर पुडुचेरी? बढ़िया, तो देंगे आंसर सभी के सभी जा रहे हैं अंडमान निकोबार के साथ और कुछ बच्चे जा रहे हैं पुडुचेरी के साथ। पुडुचेरी का पहले नाम क्या था भाई?
2006 में लगभग इसका नाम चेंज हुआ था पुडुचेरी का। चलो सुनो, देखो पुडुचेरी इज द राइट आंसर, ठीक है। पुडुचेरी जो है वो इसमें सही आंसर रहेगा। बात की जाए पुडुचेरी की तो इसका पहले नाम था पोंडिचेरी। पोंडिचेरी इसका पहले नाम था और 2006 में जो है ये नाम इसका चेंज किया गया था। पोंडिचेरी याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है ये भी कि पहले नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसमें क्या है कि फीमेल्स जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मेल्स के मुकाबले ज्यादा थी, ठीक है। फीमेल्स की पॉपुलेशन मेल के मुकाबले ज्यादा थी। बढ़िया। चलिए अब कुछ स्टैटिक कह लीजिए, करंट्स कह लीजिए, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पीएम सूरज जो है ये एक पोर्टल इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च महीने में 2024 में, ठीक है। मार्च 2024 में ये पोर्टल किया गया था, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी पीएम के द्वारा। तो बताएंगे पीएम सूरज जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएम सूरज की फुल फॉर्म क्या है? यहां तक तो आपको चीजें दिख रही हैं कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे हिंदी में है, ये आगे इंग्लिश में है। तो प्रधानमंत्री करके होगा, प्राइम मिनिस्टर तो आप यहां से थोड़ा सा तुक्का लगा के स्किप कर सकते हैं, है ना। तो इन दो में फंसेंगे, सामाजिक उत्थान उपकरण, रोजगार, रोजगार आधारित जन कल्याण अध्ययन। फिर आगे जे यहाँ पे जो है इसकी जे की फुल फॉर्म तो है ही नहीं, तो आप इसको भी यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सी के साथ ऐसे तुक्का लगा के बता रहा हूं कि इस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हैं। अगर अगर बहुत सारे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका आपको नहीं पता होगा, बट अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाओगे ना वहां पे, तो आपको चीजें जो है वो इजीली दिख जाएंगी, जो बेसिक सी बात है ना, वैसे दिख जाएंगी। बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्कीम्स में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना स्कीम्स के रिलेटेड, उसमें फुल फॉर्म ही पूछी जाएंगी कि बताओ कि ये स्कीम आई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, या इस स्कीम की फुल फॉर्म क्या है। अगर वो पेंशन वाले क्वेश्चन आ गए ना तो उसमें पूछ सकते हैं कि कितनी धनराशि जो है वो दी जाती है, मतलब कितना अमाउंट जो है वो दिया जाता है, वैसा पूछ सकते हैं अगर वो पेंशन वाले क्वेश्चन है। अदरवाइज मोस्टली यही चांस होगा कि फुल फॉर्म पूछी जाएगी, है ना। तो यहां पर भी एक और फुल फॉर्म बताएंगे कि फुल फॉर्म बतानी है स्टार्ट की, जो कि इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया है एक प्रोग्राम, ठीक है, साइंस के रिलेटेड। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म मेरे भाई क्या हो जाएगी। तो स्पेस साइंस या फिर स्पेस स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। बढ़िया, लगाओ लगाओ, सोचो क्या आंसर आते हैं आपके। देखता हूं कितने बच्चों का ये आंसर बैठता है सही, क्योंकि मुझे लग रहा है मोस्टली बच्चे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं। जो बच्चों को करंट अफेयर चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में ही मेरे भाई लिंक होगा, ठीक है, करंट अफेयर लिखा होगा उसके आगे, वो लिंक ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं डेली करंट अफेयर डालता हूं, वहां से आपको करंट अफेयर्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी के साथ मोस्टली बच्चे। चलो देखते हैं, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। अरे भाई साहब गजब 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 यार। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन जिन का तुक्का लगा है एकदम बढ़िया आंसर आ गया। डी वाले रह गए हैं, डी वाले नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवी वॉज अवॉर्डेड बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन एट ऑस्कर अवार्ड 2024? कौन सी मूवी को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2024 में? ये तो मोए मोए बढ़िया बढ़िया। ओपन नहीं 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 नहीं, ओपन हैमरियर अब नहीं है, ये पहले था इसका नाम, है ना, अभी नहीं आएगा इसका नाम। एक बच्चा कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ ठीक है दिख गया नाम, पिंकी शर्मा करके एक बच्चा है और एम है एक बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। पुअर थिंग्स करके जो मूवी है इसको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड मिला है, कहां पे? ऑस्कर में। तो पुअर थिंग्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के आपको फेस्टिवल तो करवाए हुए हैं, है ना। अब एक चीज देखना मेरे भाई, एक चीज, अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल बोला ना यहाँ पे, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा इसका ना कलर वैसा करने दो। चलो अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल बोला है, तो अब आप में से कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि सर लोजर भी है, मोपिन भी है,
तो ये तो गड़बड़ हो गई, बट नहीं, शाबाश, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। कौन है ये? आई होप। अच्छा, आई होप भी लगा रहे हो आप, होप छोड़ दो भाई अब, ठीक है। नहीं, ओपन है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो बी तो नहीं है, क्योंकि ये दो मेन आते हैं अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स में। तो आप इन दोनों में से किसी के साथ लगाइए, इन दोनों में से किसी के साथ लगाइए। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहां पे उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, एग्रीकल्चरल, ठीक है। तो वो कौन सा आ जाएगा? जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, दिवाली और बैसाखी जो है, ये दोनों मनाए जाते हैं ना। दिवाली जो है वो एग्रीकल्चरल नहीं है, बैसाखी जो है जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो जाएगा थोड़ा, तो वहां पे बैसाखी आंसर होगा। तो वैसे ही मॉपिन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। मॉपिन जो है ये अरुणाचल प्रदेश की गालो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, हर साल अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है मॉपिन, और ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। लोजर भी है अरुणाचल प्रदेश का, बट याद रखिए यहां पे एग्रीकल्चरल पूछा गया है। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर शेड्यूल 7 of the constitution the subject education lies under which list? बढ़िया, ये सब्जेक्ट लिस्ट तो इसको हटा दीजिए। देखिए ये तीन जो है, ये तीन इंपॉर्टेंट आती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन पे भी क्वेश्चन बनने के मोस्टली चांस होते हैं, ठीक है, मोस्टली चांस होते हैं। तो यहां पे इन्होंने पूछा है कि जो एजुकेशन की कैटेगरी है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, वो कौन सी लिस्ट में डाला गया। इनमें क्या किया जाता है कि अलग अलग लिस्टों में अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो डाले जाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। कितने आते हैं? 61। यूनियन लिस्ट की बात करेंगे तो यूनियन में लगभग 97 तक आते, 97 सब्जेक्ट्स आएंगे यूनियन में, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे तो इसमें 52, इसमें आते हैं 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब एक एक सब्जेक्ट तो याद करना मुश्किल है मेरे भाई, ठीक है, याद करना मुश्किल है, नॉर्मल सी बात है। बट हम ऐसे याद रख सकते हैं कि स्टेट लिस्ट में 61, यूनियन में 97 और कंकरेंट में 52, क्योंकि ये सीधा सीधा ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, यूनियन में कितने और कंकरेंट में कितने हैं। क्लियर? याद रख लीजिएगा कि एजुकेशन जो है ये कंकरेंट में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर रहने वाला है अपना, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर रहेगा। ये आगे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ये वाली, इसमें आप सीधा सीधा वहां से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये आगे और भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो मेजर इसमें आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, ये कोर्ट के रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इसमें आते हैं। क्लियर? 42nd अमेंडमेंट लिखा है यहां पे यार। 42nd अमेंडमेंट को किसी एक और नाम से भी जानते हैं, 42nd अमेंडमेंट को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है? अब कोई क्वेश्चन वैसा दिख जाए तो पूछ लेना चाहिए ना, आपकी भी रिवीजन हो जाती है साथ साथ में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा मेरे भाई, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता ना, तो उस पर क्लिक कीजिएगा मोर पे, तो वहां पे आपको लिंक जो है वो सभी मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। किससे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42nd अमेंडमेंट को। बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर से क्वेश्चन एक और डाला गया आपके लिए, किस पे? 2011 की सेंसस पे। तो बताइएगा कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या थी पॉपुलेशन की। एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की 2001 से 2011 तक की क्या थी? कितने परसेंट? अभी जो ग्रोथ रेट चल रहा है ना करंटली के हिसाब से, अभी तो बहुत ज्यादा चल रहा है पहले के टाइम से, ठीक है ना। अभी पता कब चलेगा मैं खुद तो नहीं बता सकता, अब जब सेंसस होगी तो उसमें ये सब चीजें जो है वो रिवील की जाती हैं, तो सेंसस के बेस पे हम बता सकते हैं ना। तो अभी के हिसाब पहले की जो हुई है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी फॉर बल्ले बल्ले इज द राइट आंसर। 1.64% इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1.64% जो है वो ग्रोथ रेट थी। नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो 29 जून को मनाया गया था, और किस वर्ष में मनाया गया था?
29 जून को मनाया गया था और किस वर्ष में मनाया गया था? जीके जम्मू कश्मीर की बताओ। जम्मू कश्मीर की जीके की भी क्लास चलती है मेरे भाई, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मोस्टली बच्चों ने क्या होता है कि सब्सक्राइब नहीं किया होता है, फिर उससे क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता, उनको सभी क्लासेस जो है वो नहीं मिल पाती हैं। सभी क्लासेस चल रही हैं, ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, बस आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी क्लास लाइव हुआ करेगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, 29 जून को मनाया गया था, और मनाया गया था कब? 2007 में। 29 जून 2007 में पहला स्टैटिक्स डे जो है वो मनाया गया था, ठीक है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? प्रोफेसर प्रशांता की बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट जो है वो क्या है? What is the SI unit of electric potential difference? कॉलम, जूल, एम्पियर या फिर वोल्ट? क्या रहेगा? हाँ, सुनो सुनो मेरे प्रभु सुनो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है। अब एक्यूरेसी बनी। ऊपर एक दो बच्चा जो एम्पियर के साथ गया है वो इलेक्ट्रिक करंट आएगा ना अगर, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है, अगर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तब आप एम्पेयर के साथ जाना, अदरवाइज एम्पेयर का यहां पे कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी आपका आंसर एकदम सही है। वोल्ट वाले बच्चे जो हैं बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये आगे बेसिक्स बताए हुए हैं। कॉलम, द कॉलम जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है। जूल जो है यूनिट ऑफ एनर्जी है। एम्पेयर जो है वो एसआई यूनिट ऑफ करंट है। मैंने बताया आपको पीछे भी कि अगर करंट की बात होगी तो आप एम्पेयर के साथ जाइएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी की बात होगी तो यूल आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी तो कॉलम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तो वोल्ट आएगा। क्लियर? ये याद रख लो, ये फिजिक्स के हैं भाई, बेसिक है। अभी आप ये नहीं बोलना कि सर जीके तो है, जीएस तो है ही नहीं। ये बेसिक जो डेली लाइफ की साइंस होती है ना, डेली लाइफ साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं, इतना सा ध्यान रखना। क्लियर? बाकी ज्यादा हार्ड बीच में नहीं पूछेंगे, बस इतना सा बेसिक बेसिक जो है वो पढ़ के जाना। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, ईसीआई की। ईसीआई इज द वॉच डॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन कंट्री। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए कंट्री में। और ये किस आर्टिकल में आता है? ये किस आर्टिकल में आता है? सिंपल सा इतना बता दो कि जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किस आर्टिकल के अंडर होते हैं? इंग्लिश के एमसीक्यूज वो भी चल रहे हैं डियर, सब चल रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको जस्ट अगर कोई चीज की कमी है तो वो ये है कि आप अपडेटेड नहीं हो। आपको बोल रहा हूं कि सब चीजें, सब क्लासेस आपको मिल रही हैं, बस आप ध्यान से डेली पढ़िए और चीजों को देखते जाइए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आंसर आ रहा है 356। ओहो बल्ले बल्ले, ते शाबा शाबा, पियो पियो ते कावा कावा। अच्छा सुनो मेरी बात मेरे प्यारो, 352, 356 और 360 मेरे प्यारे भाइयों, जी आपको मैं कितनी बार ये वाले आर्टिकल्स करवा चुका हूं बोल बोल के कि ये इंपॉर्टेंट हैं। कितनी बार करवाए हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट हैं। 352 फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएंगे, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल। तो आप इनको बीच में क्यों लगा रहे हो? ठीक है, इनको नहीं लगाना है। ये दोनों तो आप सीधे सीधे निकाल दो बाहर यार। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहने वाला है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 324। क्लियर यहां तक? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ये भी नहीं है कि क्लियर? सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है, बताएंगे आपको अभी, 1 मिनट रुको। आर्टिकल नंबर 352 है, ये आ जाएगा नेशनल इमरजेंसी के लेके, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 356 ये आ जाएगा प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है कि जब किसी स्टेट का सीएम जो है वो कंट्रोल करने में स्टेट को सक्षम नहीं होता। मान लीजिए कि कोई स्टेट है, कोई राज्य है, वहां पे बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत दंगे हो रहे हैं, मतलब सिचुएशन एकदम पैनिक हुई पड़ी है, ठीक है। और स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रही, स्टेट पुलिस जो है उसे वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो फिर क्या होता है, जब स्टेट पुलिस जो फेल हो जाती है,
कहीं पर कोई लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, जैसे अभी मणिपुर में चल रहे हैं वो उनका हो रहा था ना, दो ट्राइब्स थे, है ना, तो उनकी स्टेट पुलिस जो है वो उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, तो वो वहां से फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, फिर स्टेट पुलिस को बोला जाता है कि आप बैठिए, आप आराम कीजिए, अभी जो वेल्ट फोर्सेस होती हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, ये फोर्सेस जो होती हैं, फिर ये फोर्सेस आती हैं, ठीक है, तो फिर वो फोर्सेस संभालती हैं, तो उसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। आर्टिकल 360 की बात करेंगे तो ये जाएगा फाइनेंशियल फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिलेटेड, क्लियर। और आर्टिकल 101 ये आई थिंक बिल्स के रिलेटेड आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में याद रखना 324 इज द राइट आंसर। हाँ, यहां तक सबको सब चीजें क्लियर हैं, सबको सब चीजें क्लियर हैं। आर्टिकल 324 से 329 तक पकड़ लो, 324 से 329 तक के बीच में कोई भी आ जाए तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन ना मैं मानता हूं कि मान भी लो आपने नहीं पढ़ा तब भी आप इसका आंसर दे देना, ठीक है, तब भी आप इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन में सिंपल सा बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंडर वाटर, पानी के बीच में, ठीक है, पानी के नीचे होता है ना अंडर वाटर जो मेट्रोज चलती हैं, वो कोलकाता में जो टनल है वो बना है, पानी के बीच में कोलकाता में टनल बना है। कोलकाता कहां पे है? कोलकाता आ जाएगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और पूछा गया है कि वो जो टनल है वो किस रिवर पे बना है, किस रिवर में बना है, अंडर बिच रिवर, कौन सी रिवर में वो बना है। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, आप आइडिया ले लो, मान लो कि दामोदर भी वहीं पे है, महानदी भी वहीं पे है, सुवर्ण रेखा भी वहीं पे और हुगली भी वहीं पे है, मान लो कि ये सभी रिवर वेस्ट बंगाल में है, बट इंपॉर्टेंट रिवर के साथ जाना होता है, ठीक है, जो मतलब कि बहुत बड़ी हो, जो ज्यादा वाटर सप्लाई करती हो, जो मेन सिटी में जाती हो, ठीक है ना, क्योंकि मेट्रो बना है तो डेफिनेट सी बात है मेन सिटीज में ही होगा ना वो, इस तरह से। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो सही आंसर आ रहे हैं, सही आंसर हुगली के साथ, ठीक है, तो हुगली चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। हुगली रिवर पर जो है, हुगली रिवर पे जो फर्स्ट मेट्रो बनी है अंडर वाटर कोलकाता में, वो हुगली रिवर पे आएगी, क्लियर, हुगली रिवर पे आएगी। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर जो भी था आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बढ़िया, ओके, तो अब मेरे भाई बता दो जल्दी से, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि क्लास के बीच में मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ नहीं बोला। अभी एक बार सभी बच्चे जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देंगे कि आज की क्लास जो है वो कैसी रही आपके लिए। क्वेश्चंस खत्म मेरे भाई, है ना, अभी बाकी की जो क्लासेस हैं वो भी चलेंगी ना, फिर बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जीके पढ़ के ही काम चलाना है, अभी बाकी की क्लासेस भी आएंगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो जल्दी से बता दो, फिर मैं अपनी क्लास जो है वो आज की एंड करता हूं, फिर आपसे कल मिलेंगे ना। बढ़िया, हो सके तो जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ भी क्लास जो है वो थोड़ी शेयर कर दिया करो, ताकि वो बच्चे भी जो है वो पढ़ सके, है ना। सर आप पढ़ाया करो ज्यादा से ज्यादा क्लास, 2 क्लासेस तो कर रहा हूं यार 2 क्लासेस तो डेली हो रही हैं, एक सुबह हो रही है, फिर उसके बाद ये कर रहा हूं, है ना, 2 चल रही हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स जो है उनको भी पढ़ना चाहिए, ऐसे एक सब्जेक्ट के बेस पे जो है वो नहीं बनेगा इसमें ना। दोस्त दोस्त ना रहा नहीं सर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, तुम वो काम कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसके, यार मार वाला है, कि दोस्तों के साथ भी नहीं शेयर करेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। चलो, आपकी ज्यादा समझ आती है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मेन मोटिव यही रहता है यार कि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आनी चाहिए, दैट्स इट। इसके सिवा और बाकी क्या है, बाकी पढ़ा तो सभी रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स जो हैं हमारे भाई कर रहे हैं मेहनत, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, बट मेन चीज़ यही है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एट द एंड आप बोलो कि हाँ क्लास अच्छी थी सर, मज़ा आया है पढ़ के, कुछ नए क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर हमने सीखे हैं, ठीक है। चलिए, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का इतना प्यार देने के लिए और साथ बने रहने के लिए। कल फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ,
तब तक के लिए अब इजाजत दो। बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो ज्वाइन कर लो। ये वाला पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे अभी डाल देता हूं, ठीक है? तो वहां से आप इसकी रिवीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, जहां पे कोई क्वेरी होती है, किसी टीचर का पढ़ाया वो नहीं समझ आता है, तो आप उनको बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैनर वे में, एक अच्छा तरीका जिसे होते हैं, अच्छे तरीके में बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, रिपीट कर दो, वो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है? ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। बाकी टेंशन ना लो, आपका भाई है यहाँ पे आपके साथ, कोई भी इशू रहेगा आप बता सकते हैं मुझे। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, अब अगली क्लास के लिए तैयार हो जाए। तो तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।